नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं प्राइमेट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव सर पर है, ऐसे में राजनीतिक दल एक दूसरे को आईना दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। अमेरिका यात्रा पर जाने से पहले चिदंबरम ने मोदी पर हमला बोला है और तारीफ भी की है। चिदंबरम ने बांधे मोदी की तारीफ में पुल। तारीफों के बीच दागा हमले का गोला। कांग्रेस गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लाख कोसे, मौके बेमौके उनके दामन में लगे दाग को उजागर करे, लेकिन वित्त मंत्री पी चिदंबरम गलती से ही सही मोदी की तारीफ कर बैठे हैं। हालांकि उनके बयान का पार्टी में विरोध भी शुरू हो गया है। एक इंटरव्यू में चिदंबरम ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा, मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट किया है, साथ ही शहरी युवाओं को अपनी तरफ खींचा है, लेकिन उनका रिकॉर्ड काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। मोदी पर हमला करने से पहले चिदंबरम ने तारीफ से जो आगाज किया वो अंदाज बिल्कुल अलग है। दरअसल मोदी की तारीफ के तुरंत बाद चिदंबरम ने उन पर हमला बम भी दाग दिया। मोदी पर वार करते हुए चिदंबरम ने कहा, मोदी वाजपेयी आडवाणी जितने कद्दावर नेता नहीं हैं। आडवाणी वाजपेयी की तुलना में अब भी वो काफी पीछे हैं। हालांकि 2004 में बीजेपी के सिटिंग पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे और कांग्रेस ने अपना पीएम पद का उम्मीदवार तक घोषित नहीं किया था, लेकिन फिर भी हम सत्ता में आए। मोदी वाजपेयी से बड़े नेता नहीं है, इसलिए 2014 चुनाव में कांग्रेस को उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तारीफ भरा शहद, फिर नफरत का जहर। जी हां, चिदंबरम साहब ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। मोदी पर वार करने के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी लपेट दिया। हालांकि चिदंबरम के हमले का बीजेपी ने भी तीखा जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी के चिदंबरम साहब न केवल मंत्री हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी के भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। तो होठों पे सच्चाई है और दिल में बुराई है। और जो बात उन्होंने कही कि मोदी जी ने बीजेपी को एकजुट किया है, तो 2014 के बाद मोदी जी पूरे देश को भी उसी तरह से एकजुट करेंगे जिस तरह से बीजेपी एकजुट हुई है, और उससे आप बाद में प्रेरणा ले लीजिएगा। और उसके बाद आप जो है वो ना आपके होठों पे बुराई होगी और ना तो आप दिल में बुराई होगी, बल्कि होठों पे भी सच्चाई होगी और दिल पे भी सच्चाई होगी। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, इस तरह के हमले और बढ़ेंगे। दरअसल इसके पीछे की वजह कांग्रेस की रणनीति है। सूत्रों की माने तो अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस ने तय कर लिया है कि मोदी के खिलाफ एक भी वार खाली नहीं जाने देंगे। इसके लिए बाकायदा तमाम बड़े नेताओं को आदेश दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि जिस अंदाज में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी पर हमला किया है वो कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। वंदना त्यागी की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अफजल अब्बास साहब हमारे साथ हैं, जेडीयू के नेता। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अजय पांडे जी भी हमारे साथ हैं और कांग्रेस की ओर से सत्या बहन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कुछ देर बाद एक मेहमान और हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका तारुफ हम उनसे उस वक्त करा देंगे। बहरहाल सत्या बहन जी, क्या आपको भी लगता है नरेंद्र मोदी से युवा जुड़ा है, अर्बन युवा जो है बड़ी तादाद में जुड़ा है? कैसे देखती हैं आप चिदंबरम साहब के बयान को? देखिए, ऐसा है, चिदंबरम जी ने जो बयान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के संबंध में उन्होंने संदर्भ में जो कुछ कहा है, आम युवाओं के बारे में उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं कही। दूसरी बात ये कहा है उन्होंने कि देखिए, असली बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा सब कुछ बदल गया है। ये बयान में ये है, उनके इशारों में ये बात है कि जो चाल, चरित्र, चेहरा और जो मर्यादा अटल जी के समय में थी वो उसका कहीं नाम निशान नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का जो नौजवान है, युवा वर्ग, खासतौर से इसके लिए कहा है उन्होंने, खासतौर से शहरी युवा वर्ग, वो जिस तरह से अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, जिस तरह से बिल्कुल गैर राजनीतिक जो भाषा बोलते हैं, जिसमें शालीनता की कोई स्थान नहीं,
तो उसके लिए उनकी वाहवाही करते हैं भाजपा के युवा, नहीं पर आम युवा नहीं। आप कह रही हैं, तो ये जो इंटरव्यू मेरे पास है इसमें उन्होंने कहीं भी डायरेक्टली ये जिक्र नहीं किया है कि भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा है एक बड़े परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है कि एक अर्बन जो युवा है वो जुड़ा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के युवाओं को इकट्ठा किया है जी, भारतीय जनता पार्टी के नौजवानों को इकट्ठा किया, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सभी बदल गए हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है उनकी पार्टी के लिए। हम इस बात को नोटिस नहीं लेते ज्यादा, ना हमारी पार्टी उनका नोटिस ले। सही बात है कि उनका कद इतना बड़ा है ही नहीं और ना चर्चा के लायक है। मैं तो अच्छा, इस चैनल में आके ही सोच रही हूँ कि ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं। अर्जुन मोढवाडिया जी आपके गुजरात के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बैठे लोगों को आंकड़ों का पता नहीं। देखिए अर्जुन मोढवाडिया जी ने क्या कहा है इस पर मुझे न तो मैंने सुना है, न मैं कोई टिप्पणी करना चाहती। नहीं कहा है, मैं बता रहा हूं, ठीक है, उन्होंने कहा है, उन्होंने जो महसूस किया। अगर आप ये कह रही हैं तो फिर तो विरोधाभास होना ही नहीं चाहिए। अर्जुन मोढवाडिया बड़े नेता हैं, डायरेक्टली नहीं बड़े नेता है, उन्होंने जो महसूस किया कहा है, मैं महसूस करती हूँ, मैं समझती हूँ कि उनका विश्लेषण जो नरेंद्र उनका चिदम्बरम साहब के वक्तव्य का या उनकी टिप्पणी का जो आंकलन है अपने अपने हिसाब से करते हैं। सही बात मैं समझती हूँ यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो युवा हैं वो इनके पीछे, उन्होंने अपना घर द्वार समझ लीजिए, अपना बुजुर्ग या अपने जो बुनियाद रखने वाले नेता हैं उनकी इतनी उपेक्षा, उतना अपमान जो किया है और एक ऐसे व्यक्ति को जो केवल नशे की तरह आगे बढ़ रहे हैं, राजनीतिक नशा में समझती। पर आप पार्टी के अंदर जो एक अभी राहुल गांधी जी भी लगातार कहते आए हैं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर बयान देने से पहले सब लोग सोचे और एक पटल पर बयान होना चाहिए, उन्होंने भी ये बात कही थी, तो आपको नहीं लगता उस चीज से अलग जा रही है पार्टी? देखिए मैं तो खुद कहती हूँ कि ये चर्चा का विषय ही नहीं, नरेंद्र मोदी को चर्चा का विषय ही नहीं, ना उनका कद भी, मैं इतना कद भी नहीं बड़ा मानती। हम तो उन्होंने तारीफ की, उसकी चर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तारीफ तो चिदंबरम जी ने की, हमने तो की नहीं है। वो तारीफ के योग्य भी नहीं है किसी स्तर से। तो क्यों कर रहे हैं फिर? क्यों फिर नहीं, ये चिदंबरम साहब क्यों तारीफ कर रहे हैं? देखिए मीडिया समझ रहा है तारीफ, मैं तारीफ नहीं समझती इसको। अब वो कह रहे हैं, उनका साफ साफ तौर पे कहना है, उन्होंने ये बात भी कही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया है और ये भी उन्होंने कहा है कि शहरी युवा का रुझान जो है वो नरेंद्र मोदी की ओर बढ़ा है। उनसे सवाल जब रॉयटर्स ये भाजपा के परिप्रेक्ष्य में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शहरी युवाओं का जो वो रुझान बढ़ा है, और मैं इस बात को चर्चा के योग्य भी नहीं मानती। हाँ नहीं तो ये तो खैर आप चिदंबरम साहब को सोचना चाहिए था बोलने से पहले। नहीं, कोई भी नेता बोले तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मीडिया का एकदम वो विषय बन जाए। अच्छा अजय अग्रवाल जी से हम बात कर लेते हैं। वो तो राहुल गांधी जी ने भी जब अध्यादेश फाड़ा था तो वो विषय बन गया था, क्या वो भी चर्चा का विषय नहीं था क्या? देखिए उसमें एक अध्यादेश था। हाँ। वो अध्यादेश जनता की नजर में उस अध्यादेश को समझा और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए राहुल जी ने जो कुछ कहा। अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। अजय अग्रवाल जी उनसे बात करते हैं। अग्रवाल जी आपको क्या लगता है, ये नरेंद्र मोदी की तारीफ थी, क्या मोदी के मुरीद हो गए कि नहीं, ऐसे ही कटाक्ष के तौर पे उन्होंने कहा? आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस तो साफ तौर पे कह रही है कि ये तो आप ही के भारतीय जनता पार्टी के युवा है जो जुड़े हैं, उनका जिक्र किया है चिदंबरम साहब। ये सारे कांग्रेस के सारे नेता एकांत में या आपस में जब मिलते तो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ में पूरा युवा वर्ग ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति जुड़ चुका है। ये बात जो उनकी चिदंबरम साहब की बात थी, जो एकांत में कही जाती थी, वो बात जनता के सामने उन्होंने कह दी। ये तो पूरे कांग्रेस में चर्चा का विषय है सब जगह कि नरेंद्र मोदी जितने लोकप्रिय नेता हैं वो सब डरे हुए हैं, कांग्रेस के लोग सब डरे हुए हैं और ये वास्तविकता है। आप खुद चैनल के चला रहे हैं, जब जानते हैं आप जिस प्रकार के सर्वे आए, हम लोग भी घूमते हैं जगह जगह, हर व्यक्ति इस वक्त नरेंद्र मोदी का मुरीद हो चुका है। नरेंद्र मोदी की कार्यशैली के ऊपर नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से विकास किया गुजरात का, जिस प्रकार से उनका दिशा देने की बात है भारतवर्ष के लिए, जिस प्रकार से वो अपने भाषणों के द्वारा भारत के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति उनका मुरीद हो गया है और केवल आशा की किरण उन्हीं में देख रहा है। तो ये बात अगर चिदंबरम साहब के मुंह से निकल गई तो मैं कहूंगा वो एक वास्तविकता की स्वीकारोक्ति उन्होंने करी है। देखिए ऐसा है कि आप हवाई किले बनाते रहिए, हवाई किले से न तो देश चलता है ना लोकतंत्र चलता है। और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, खुश होने की ज्यादा जरूरत है, वो समय आएगा बताया। इनको क्या डर है? डर तो भारतीय जनता पार्टी को, डर तो उनके तथाकथित वो जो वेटिंग इन पीएम उनको है, जो तरह तरह के नकली लाल किले बना बना के अपना सपना पूरा कर रहे हैं और ये वहीं तक सीमित रह जाएगा। चलिए वो चुनाव में आपको चुनाव में पता लग जाएगा क्या होगा, बहुत जल्दी पता लग जाएगा। चलिए हम तैयार हैं चुनाव में, पूरा वेब चलेगी। आप जिस प्रकार से
1977 में जनता पार्टी आई थी, उसी प्रकार से इस बार भारतीय जनता पार्टी आएगी 2014 में। अरे जनता देख चुकी, जनता ये भी देख चुकी कि आप कितने दिन चलते हैं। और देखिएगा 2016 के बाद ये पूरा जो भारतवर्ष जो है वो विश्व का बिल्कुल अग्रणी देश होगा, विश्व का नेतृत्व करेगा। ये देखिएगा मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष, आप ये देखिएगा। आपने कांग्रेस ने 10 साल में ये स्थिति कर दी है देश की कि आज खाने के लिए 60 करोड़ लोगों को सरकार के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है, सरकार को फूड बिल लाना पड़ रहा है, गरीब आदमी पे खाने को नहीं है। आपको 10 साल में इतना विकास करना चाहिए था कि 10 साल में हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता। आ रहे आपके पास वापस आ रहे, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता चाहिए था। अफजल अब्बास साहब, आप कैसे देखते और हैं? हर व्यक्ति अपना रोजगार अपनी कमाई अपने आप कर सकता था। अग्रवाल साहब, एक मिनट, भिखारी बना के भीख की तरह रोटी देना चाहते हैं। चलिए, आ रहे आपके पास फिर आएंगे हम। अफजल अब्बास साहब भी हमारे साथ हैं। अब्बास साहब, आपको क्या लगता है ये क्या महज कटाक्ष था? हालांकि उन्होंने खामियां भी गिनाई हैं, अतिशोक्तियों की बात भी की है, पर आप कैसे देखते हैं? जिसमें दो पहलू नजर आ रहा है। एक पहलू मैंने तारीफ की है और तारीफ विद इन द पार्टी भी हो सकता है। आप भी मानते हैं कि ये सिर्फ बीजेपी के नहीं, बीजेपी के युवाओं तक सीमित था कि ऑल ओवर बात की? तो लिखा है साफ किया। अच्छा, जो भी ये तो कांग्रेस और बीजेपी के मामला, जेडीयू से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आपने बुलाया चैनल पे तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। मेरा ज्यादा सवाल है, एक पहलू पे तो आप बोल रहे हैं कोई तारीफ की लब पे मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आ रहा है कि वो जो दिल की बात थी वो जबान पे आगे, सच आगे, भले दिल में की ना हो लेकिन जबान पे आ गया। मेरा एक दूसरे पहलू पे देखें कि उससे बड़ा वाजपेयी जी और आडवाणी से बड़ा कद्दावर नेता रही। तीसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पे जो जोड़ने की बात है, एकजुट रखने की बात है। मैं मानता हूं कि दिखावे में बीजेपी एकजुट नजर आ रही है, शीर्ष नेता एकजुट पर नजर आ रहे हैं कि दिखावे के, लेकिन अंदर से इतना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कि बस जाहिर में वो तो एकजुट है, अंदर से एकजुट नहीं है। इसमें मैं मुत्तफिक नहीं हूं। और रहा सवाल पी चिदंबरम साहब ने कहा तारीफ की है, तो मुझे लगता है इससे कटाक्ष भी हो सकता है जबान से स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। अजय जी, स्लिप ऑफ टंग है, तारीफ है, कटाक्ष है, क्या है ये? स्लिप ऑफ टंग, तारीफ, जो आ रहे अग्रवाल जी, एक मिनट आपके पास आ रहे हैं। अजय जी से मैं जवाब ले लूं, 2 मिनट। हम उस विषय पे तो बाद में आएंगे, लेकिन अजय अग्रवाल साहब ने 2 बात यहाँ पे कही कि चुनाव में देखेंगे और 2014 में देखेंगे और 2016 में तो भारत को विश्व शक्ति और मोदी जी के नेतृत्व में करने की बात की। मोदी जी के अगर इतना ही आत्मविश्वास भाजपा को है अपनी जीत का और मोदी जी को, तो पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर पद से त्याग पत्र दे दे, फिर भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो खुद ही अपनी पार्टी में एक व्यक्ति और एक पद के सिद्धांत का वो विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इस लोकतंत्र में जनता को यह हक है कि वो अपना प्रधानमंत्री चुनती है और उसका एक सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन में कि संसदीय दल का नेता जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। यहाँ पे आपने प्रधानमंत्री पद पे पहले ही एक व्यक्ति की ताजपोशी कर दी है, तो कहीं ना कहीं यह भारत के संविधान के अनुकूल भी नहीं है। और रह गई जहां तक तारीफ की बात, तो आप पहली लाइन तो ले रहे हैं जो आपके पक्ष में है और दूसरी लाइन पे आप कह रहे हैं कि नहीं चिदंबरम जी गलत बोल रहे हैं। तो ये कट एंड पेस्ट, ये सेलेक्ट एंड कट नहीं चले। ठीक है, अग्रवाल जी, ये भी कहा है कि नेतृत्व बिखर चुका है, आपके कार्यकर्ता तो उत्साहित हैं। अब क्या इस बात को भी तो उतना तवज्जो आप नहीं दे रहे हैं जैसा कि अजय जी कह रहे हैं? जो आपको सिलेक्टिव चीजें अच्छी लगती, जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का दौर चल गया है, लोकतंत्र में भी सिलेक्टिव लोकतंत्र हो गया। हमको चिदंबरम जी का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। फिर इसमें क्यों ले रहे हैं आपकी तारीफ की? वो नहीं, कोई श्रेय नहीं ले रहे हैं। ये मीठा मीठा गप गप वास्तविकता की कोई वास्तविकता स्वीकृति करी है तो हम उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज पूरा देश कह रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ केवल युवा वर्ग नहीं, हर वर्ग उनके साथ जुड़ चुका है। अग्रवाल साहब, जब तारीफ की बात आती है तब तो आप कह रहे हैं कि अब तो चिदंबरम को भी एहसास हो रहा है, उनके मन का डर है। और जब वो आंकड़े भी गिना रहे हैं, रघुराम राजन रिपोर्ट की भी बात कर रहे हैं, जिसके अंदर गुजरात की अगर हम बात करें, उसके अंदर रिपोर्ट में गुजरात का 12वां स्थान है। ट्रैक रिकॉर्ड जो बात कही है उसके अंदर। अब रघुराम राजन साहब तो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते। अब आप ये देखिए, अभी आप ये देखिए कि जो देश में इस वक्त जो देश में स्थिति है, जो आम जनता का जनमानस की स्थिति है, वो केवल मोदी में अपना भविष्य देख रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी में भविष्य देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि 3 बार जो व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, गुजरात का मुख्यमंत्री बन गया, गुजरात की जनता कुपोषण की शिकार है, वहां की महिलाएं और बच्चे कुपोषण के शिकार है। ये ऐसा आप बिल्कुल गलत है।
एकदम गलत है वो। तो आप भी कांग्रेस की वो तरफ रिपोर्ट सीएजी को एकदम नहीं गलत मानते? है। मैं भी गया हूँ गुजरात में, मैंने देखा है वहां पे ये कोई कुपोषण का शिकार नहीं है। रिपोर्ट पे तो सब अंदर लोग चलिए। बहुत खुश हैं। अग्रवाल साहब, छोटे जो से break यहाँ पर मिलेगा। आपके सत्या बहन जी, समर्थन में एक होती break है ले उसे लीजिए। आप ब्रह्म वाक्य मानते हैं। चलिए एक मिनट, छोटा सा ब्रेक यहां पर हम ले लेते हैं, लौटेंगे तो फिर बात करेंगे इसी विषय के ऊपर कि क्या आंकड़े हैं और क्या क्या चीजें हैं और किस पे क्या क्या किसने कहा और क्या उस पे पटाक्षेप भी हुआ। छोटा सा ब्रेक। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो क्या है ये? वीडियो है, ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। बीवी का बर्थडे भूल कर देखो एक बार, वेडिंग एनिवर्सरी भूल कर देखो। लोन की ईएमआई तो ड्यू डेट के पहले भर देते हैं आप, लेकिन सर्विस टैक्स याद भी रहे ना तो लापरवाही। भर देंगे यार, भर देंगे, बाद में भर देंगे। अरे बाद में भरने वाले भाई साहब, बाद आ गया है। सर्विस टैक्स VCES का फायदा उठाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स बिना इंटरेस्ट, बिना पेनल्टी के। अगर आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं। सस्ते में निपटा लीजिए मामला, बाद में महंगा पड़ सकता है। फिर ना कहना बताया नहीं। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अग्रवाल साहब एक बात बताइए, ये लगातार कहा जा रहा है और जो उनकी बातों के अंदर और तमाम ये बात हमेशा कही जाती है कि नरेंद्र मोदी जो है मीडिया की उपज है। ये बात क्या आपको भी लगती है कि सिर्फ महज मीडिया की ही उपज है? हमसे पूछ रहे हैं? जी सर। ऐसा है, मीडिया को आप क्या समझते हैं? मीडिया जो देश की जो नब्ज है, जो जनता की नब्ज है, वो बोलता है मीडिया। मीडिया कोई, भारत का मीडिया कोई बिका हुआ मीडिया नहीं है। मीडिया ने ही देश को, लोकतंत्र को बचाए रखा है इस भारत का, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया ने बना रखा है इसलिए कि जो जनता को देखा है, मीडिया ने देखा है, गुजरात का विकास को देखा है, गुजरात की जनता की खुशहाली को देखा है, गुजरात ने किस प्रकार से विश्व में स्थान प्राप्त किया है इसको देखा है। आज पूरे विश्व में गुजरात की प्रशंसा होती है। आज पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी की प्रशंसा हो रही है। आज पूरा विश्व उनको, नरेंद्र मोदी को भारत का नेता मान चुका है। और देश का, इसी कारण से मीडिया में कोई बात आई है, सामना में लेख छपा है, मैं आपको बताऊंगा। 10 साल से अग्रवाल साहब, अब देश तारीफ कर रहा है पर शिवसेना खुश नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि इन्हें टॉयलेट का एम्बेसडर बना दीजिए, और सामना में मुखपत्र पर लेख भी छापा है। तो आपके यहां भी तो परेशानी है ही नरेंद्र मोदी को लेकर के, आप ये पूरी तरह कैसे कह सकते हैं? देखिए, जो यहाँ पे भाजपा में इस वक्त पूरी तरह एकजुटता है। नेतृत्व के प्रश्न हाँ, कहीं भाजपा कोई में तो है, हम नहीं कहाँ है। भाजपा की बात कर रहे हैं, हम तो शिवसेना की बात कर रहे हैं। आपके साथी हैं, आवाज साफ नहीं आ सहयोगी रही हैं, है। साझेदार हैं। हाँ चलिए ठीक है, कोई बात। शिवसेना के लिए कहना चाहिए। हाँ जी जी जी, मुखपत्र के अंदर अभी जो उन्होंने देवालय और शौचालय वाली बात कही थी, सामना के मुखपत्र में काफी इस बात को लेकर के हो हल्ला हुआ था। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, देखिए, वो जो उनका कहना था मोदी जी का, वो देवालय मतलब ये था कि शौचालय एक मूलभूत सुविधा जो है व्यक्ति को मिलनी चाहिए। जब तक व्यक्ति का पेट, जैसे हम जो कहावत भी है, जब तक आदमी का पेट नहीं भरा होगा तो भगवान को कैसे याद करेगा वो। उसी प्रकार से मूलभूत सुविधा है कि शौचालय आदमी को होना चाहिए, फिर भगवान की पूजा तभी करेगा जब स्वच्छता से रहेगा आदमी। यही बात जयराम रमेश कह रहे थे तो आपको बुरी लग रही थी। यही बात जब जयराम रमेश कहने का तात्पर्य को अलग था, जयराम रमेश जी का कहने का बिल्कुल अलग अंदाज था। उसको सारे हर एक व्यक्ति को बुरा लगा वो। जो मोदी जी ने कहा, जो मोदी जी ने कहा, जो मोदी जी ने कहा वो हर व्यक्ति ने appreciate किया। गलत है। नहीं, पर सर एक बात बताइए ना, आप अगर आप, खैर कांग्रेस तो कैग को मानती ही नहीं है, उन्होंने तो, दिग्विजय सिंह भी मानते नहीं है कैग को, पर आपको भी जब कैग के आंकड़े दिखाए जाते हैं या आपको भी रघुराम राजन जैसे आरबीआई के गवर्नर की रिपोर्ट दिखाई जाती है तो आप भी नहीं मानते हैं। तो लोकतंत्र के जो बड़े बड़े स्तंभ आप हैं, देखिए जाके,
जी देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं मैं जी, क्या की रिपोर्ट क्या आप देखिए जाके हर व्यक्ति वहां पे खुशहाल है, हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशहाली है, वहां पे तीसरा बच्चा इतना विकास है वहां पे। कौन सी रिपोर्ट पढ़ी आपने? हर तीसरा बच्चा कुपोषित है, बच्चा कुपोषित है, महिलाएं कुपोषित हैं, गलत गलत कुपोषण और की शिकार है महिलाएं। उसके अंदर सीमावर्ती क्षेत्रों की भी बात की गई है कि किस तरह से जो वहां पर सीमावर्ती क्षेत्रों पे जो मछुआरे हैं उनको लेकर भी सिक्योरिटी में कितने लैप्सेस हुए हैं, तो वो तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। पर ये और इसमें मैं सत्या बहन जी से भी सवाल करूंगा, पर आपको नहीं लगता कि ऐसा करके आप इतने बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों के मान को गिरा रहे हैं? देखिए मान का गिरने का कोई प्रश्न नहीं है, वहां भी इंसान बैठे हैं जो लोग बनाते हैं, हाँ। वहां भी लोग बैठे हैं जो बनाते हैं उस रिपोर्ट को। आप वास्तविकता देखिए, आप संसद में आप फिर बहस करते हैं? आप किसी गांव में जाके देख लीजिए, गुजरात के रैंडम कोई गांव चुन लीजिए आप, और आप देख लीजिए कितना कुपोषण है वहां पे। आप स्वयं देख लीजिए जाके, आप कैग की रिपोर्ट डिस्कस मत करिए। आप देखिए कभी कैग की रिपोर्ट बिल्कुल गलत मानते हैं, और ये कौन सा आपका पैमाना, कौन से पैरामीटर्स हैं जिसने? मैं वही कह रहा हूं ना, वहां कैग की रिपोर्ट भी वहां इंसान बना रहे हैं, वहां पे वो भी लोग हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग है जो बना रहे हैं। तो मतलब फिर वास्तविकता अलग है बिल्कुल भी। तो जो आप वहां देखिए जाके, वहां पे जो कोयले के अंदर कैग की रिपोर्ट आई थी उससे भी फिर बहुत खुशहाल है सर, जो कोयले में हर व्यक्ति वहां पे गुणगान कर रहा है मोदी का। अरे सर, पर जो कैग, अगर आप कह रहे हैं कैग की रिपोर्ट पे, तो जो कैग की रिपोर्ट कोयले घोटाले में आई थी उसमें फटकार लगाई गई थी, उसमें कहा गया था, तो वो भी आप मानते कि गलती हुई उनसे क्योंकि इंसान बैठे हैं? देखिए वो बात थी, कोयले के रिपोर्ट में फैक्ट्स थे सारे। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि कुपोषण है, आप जाके देख लीजिए ना स्वयं। चलिए ठीक है, कितना कुपोषण है, कोई व्यक्ति कितनी खुशहाली है, कितना दुख है किसी गांव में, देखिए जाके आपको पता लगेगा कि क्या सत्यता है, क्या गलत है। ओहो, चलिए। नहीं देखिए, भाजपा के बारे में मैं क्या कहूं, अगर इनका व्यक्ति 3 बार मुख्यमंत्री हो गया तो वो प्रधानमंत्री का दावेदार है। शीला दीक्षित 4थी बार बन रही है तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। वीरभद्र सिंह 6ठी दफा वीर नहीं, चलिए लगातार। अगर मोदी जी ने डेवलपमेंट कर दिया तो वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए। लेकिन अगर हम हरियाणा में हुड्डा जी ने जो डेवलपमेंट किया, ये कैग की रिपोर्ट नहीं मानते हैं, चलिए मैं भी मान लेता हूं। आप तो मुझे ये बता दीजिए कि पिछले वित्तीय वर्ष में 4000 करोड़ का जो फंड गुजरात सरकार ने स्पेंड किया है उसकी कंप्लायंस नहीं आई है। आप तो मुझे ये बता दीजिए कि पिछले दिनों मुझे ये थोड़ी सी मोटी टेक्निकल चीजों मत जाइए आप। पहली बात तो आपको किसने कह दिया कि शीला जी 4थी बार मुख्यमंत्री बन रही है? साहब की आप अपनी तरफ से ढोल बजा रहे हैं आप। नहीं, शीला जी कहाँ मुख्यमंत्री बन रही है 4थी बार? किसने कह दिया शीला जी मुख्यमंत्री बन रही है? बिल्कुल आप अलग से ढोल बजा रहे हैं। अभी चुनाव हुए नहीं, नरेंद्र मोदी अभी चुनाव हुए नहीं है दिल्ली के, शीला जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अरे भाई, शीला जी मुख्यमंत्री 3 बार रह चुकी हैं तो वो प्रधानमंत्री की दावेदार क्यों नहीं हो सकती? मैं ये कह रहा हूं। अरे इसका सवाल नहीं, आप करिए प्रोजेक्ट, उन्हें किसने मना किया है? कांग्रेस करिए, शीला जी को प्रोजेक्ट करिए आप प्रधानमंत्री के रूप में। आपकी अगर 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है तो 4थी बार करिए उनको। शीला जी आप क्या तुलना नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी से व्यक्तित्व के शीला जी की तुलना नहीं की जा सकती। आप उनको प्रोजेक्ट करिए प्रधानमंत्री के लिए। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना कि भाजपा अगर कांग्रेस के लिए महंगाई है, जहां इसके 2 राज्यों में सरकार है, राजस्थान और दिल्ली में, और एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए भाजपा वहां सत्ता में आएगी। लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात और आपके छत्तीसगढ़ में वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। युवा, इस चुनाव का जो सबसे बड़ा पक्ष है इस बार वो ये है कि बड़ी भारी डेवलपमेंट हुआ है, वहां ईमानदारी से काम हुआ है, इसलिए लोग सरकार में आएंगे दोबारा। मैं उसी ईमानदारी की बात जब करता हूं आपसे तो आप कहते हैं टेक्निकल नहीं जाइए। चलिए आप मुझे ये बता दीजिए कि पिछले जुलाई से लेकर के अब तक गुजरात में इन्फ्लुएंजा जैसी छोटी बीमारी से कितनी मौतें हुई हैं? आप मुझे यही बता दीजिए। आपके कितने हॉस्पिटल में एक सिंपल रेस्पिरेटरी सिस्टम, जबकि 2004 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस ज्वर से पीड़ित हुए थे और उन्होंने 2004 में यह बयान दिया था कि आज के बाद गुजरात में इस ज्वर का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। वहीं पे सौराष्ट्र में कितने हॉस्पिटलों में आज तक रेस्पिरेटरी सिस्टम लगा और देश में इन्फ्लुएंजा से कितने लोग मरे और गुजरात में कितने लोग मरे, यही डाटा बता दीजिए। तो ये जो मापदंड है, दोहरा मापदंड कि जो अच्छा है वो मेरा है, जो खराब है। आप किस प्रगति की बात कर रहे हैं? गुजरात में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुपोषण है वहां पे, बाढ़ में कितने लोग गुजरात में बह गए, इसका अंदाज नहीं है मोदी जी को। पूरे देश में वो प्रधानमंत्री बनने का
जगह उठाए चल रहे हैं और जागरण किए चल रहे हैं और अपने गुजरात में पीठ पीछे क्या हो रहा है इसकी खबर नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी को। अग्रवाल साहब, अगर आप गुजरात जाते हैं और दौरा कर रहे हैं तो मेरी तरफ से ये संदेशा उन तक पहुंचा दीजिए। एक मिनट में बोल ले दीजिए अग्रवाल जी। नरेंद्र मोदी जी को एक एक मिनट में गुजरात की जानकारी रहती है। वो कहीं भी रहते हैं, वो रात को पूरी एक एक जानकारी गुजरात की लेते हैं और एक एक बारे में दिशा निर्देश देते हैं। वो एक मिनट को भी गुजरात से अलग नहीं होते हैं। वो गुजरात उनका गृह राज्य है। गुजरात को 10 साल तक उन्होंने पाला है और जिस प्रकार से गुजरात का विकास किया, एक एक व्यक्ति के साथ उनका लगाव है, एक एक जिले से, एक एक गांव से उनका लगाव है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो देश के अगर प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए गए हैं तो अपना प्रदेश छोड़ दें या प्रदेश को नेग्लेक्ट हो रहा है। प्रदेश पूरी तरह से उनके नेतृत्व में ठीक चल रहा है और यही कारण है उनके प्रदेश की जो उन्होंने प्रदेश जिस प्रकार से चलाया है, उसी कारण से आज देश की जनता उनको चाह रही है, उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आज हर व्यक्ति आज अंडर करंट है। किसी भी गांव में चले आइए, आप पूछ लीजिए किसी से जाके, हर व्यक्ति चाहता है कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बने। चलिए और ठीक है, भारत को भ्रष्टाचार का नाश हो और विकास हो भारत का। चलिए ठीक है, इस पे भी हम बात करेंगे कि क्या हर देश का हर नागरिक चाह रहा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चाह रही है। ये भी एक सवाल है। सर, छोटा सा ब्रेक यहां पर मैं लेना चाहूंगा, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। बीवी का बर्थडे भूल कर देखो एक बार, वेडिंग एनिवर्सरी भूल कर देखो। लोन की ईएमआई तो ड्यू डेट के पहले भर देते हैं आप, लेकिन सर्विस टैक्स याद भी रहे ना तो लापरवाही। भर देंगे यार, भर देंगे, बाद में भर देंगे। अरे बाद में भरने वाले भाई साहब, बाद आ गया है। सर्विस टैक्स VCES का फायदा उठाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स बिना इंटरेस्ट, बिना पेनल्टी के। अगर आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं। सस्ते में निपटा लीजिए मामला, बाद में महंगा पड़ सकता है। फिर ना कहना बताया नहीं। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सत्या बहन जी, आप जरा मुझे बताइए, ठीक है, अब आप ये कह रही हैं कि उन्होंने सिर्फ भाजपा के लिए कहा, हर कुछ भाजपा के परिप्रेक्ष्य में कह दिया। चलिए, हम आपकी बात मान भी लेते हैं, पर लगातार जिस तरह की चुनौतियां आपके सामने आती जा रही हैं, जैसे जहां जहां मोदी जी रैली कर रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए राहुल जी भी रैली करते जा रहे हैं। यूपी के अंदर भी हालांकि उनको रैली करने को नहीं मिल रहा अभी, वो एक बात अलग है, पर आपके मन में ये चिंता तो है ना? ठीक है, अब आप कंपेयर किसी से भी कर लीजिए, क्या आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी से इनकी तुलना ही करना बिल्कुल बेकार है। मैं समझती हूँ उनकी तुलना में ये कहीं नहीं खड़े होते। ये कागज के शेर हैं और चुनाव में बिल्कुल ढेर हो जाएंगे। आप इस बात को अभी से मान लीजिए। दूसरी बात ये है कि राहुल जी का अपना प्रोग्राम है, ये उनका एक निरंतर प्रोग्राम रहता है, जनता के बीच में जाने का, कार्यक्रम करने का, चाहे लोगों के घरों में जाने का, गरीबों के, मजदूरों के, दलितों के घरों में जाने का। ये आज का प्रोग्राम नहीं, उनका शुरू से प्रोग्राम, उनका संस्कार है, प्रोग्राम है, कांग्रेस की नीतियां हैं। नहीं, पर बिल्कुल भी चुनौती नहीं है आपके लिए, कुछ है ही बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है। ये मोदी नाम की कोई चुनौती है ही नहीं। मैं बता दिया कि ये कागज के शेर है, हो जाएंगे बिल्कुल चुनाव में ढेर। और दूसरी बात यह है कि इनको इन लोगों को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि इनके नेताओं में कितनी मुखालफत है आपस में।
दूसरी बात ये जिनके बारे में बहुत बड़ी इस पे कांग्रेस नहीं बोले तो बेहतर, क्योंकि जो स्थितियां अभी हमने देखी वो तो उसकी उल्टे ही हमने देखी थी। उसके बाद फिर राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि कब शब्दों का कड़ा इस्तेमाल हमने किया उसके लिए मुझे खेद है। तो तब कमोबेश वो स्थिति आपके यहाँ भी है। अगर उनका टॉप मैनेजमेंट अगर नहीं ठीक काम कर रहा तो आपके यहाँ भी स्थिति यही बनी हुई है। आप कहाँ अलग हैं? देखिए, हम तो चुनाव, हम कोई इस तरह की बात नहीं कहते। राहुल गांधी जी का जो प्रोग्राम है, इसलिए नहीं लगता है कि किसी को काउंटर करने के लिए या किसी को उसके देने के लिए, ये हमारा निरंतर प्रोग्राम है। ये कांग्रेस का कैरेक्टर है कि लोगों के बीच में जाना, लोगों के कार्यक्रम, ये ऐसा उनसे जोड़ना या इससे तुलना करना तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ही गलत है। तब ये कहाँ थे वहां पर नरेंद्र मोदी के उनके गुजरात में जब बाढ़ आ रही थी, अभी भी है, पानी का स्तर इतना भयानक हो रखा है और ये इनको ध्यान ही नहीं है अपने प्रधानमंत्री बनाते घूम रहे हैं। अफजल अब्बास साहब, ये अब मैं दोनों की तुलनात्मक अध्ययन जरा अगर हम करें, क्योंकि अगर दोनों की टॉप लीडरशिप के अंदर आप तो खैर रहे हैं साथ में, तो आप बेहतर जानते हैं जब आडवाणी जी को लेकर के स्थितियां बीजेपी में क्रिएट हुई। अब जैसा कि चिदम्बरम साहब खुद कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है वो एकजुट हैं, पर ऊपरी लेवल पे प्रॉब्लम है। कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं स्थिति दिखती है। किसकी स्थिति बुरी दिखती ज्यादा आपको? देखिए, दोनों बीजेपी का अलग मामला है, कांग्रेस का मुझे टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं होगा। हाँ, सही सी बात है, दोनों की बात करें, टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं है। जहां तक कांग्रेस की बात है, इतना तो जरूर है कि कांग्रेस में एक डिसिप्लिन बेटर देन बीजेपी तो है ही हम आज की परिप्रेक्ष्य में। इसलिए ठीक है, आप उसको वन मैन शो कर दें कि राहुल गांधी ने इससे क्या, कांग्रेस से 10 जनपद से सरकार चलती है, जितने भी कमेंट्स करना कर लें। लेकिन एक इश्यू पे राहुल गांधी ने, देखिए आप पार्टी से हट के बात करें, पार्टी की तरफ से नहीं बात करें, मैं जाती तौर पर मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने एक पेपर फाड़ के और ये कहने का मतलब लहजा अलग हो, लेकिन मैसेज जो देश में दिया था और जो दिया है उन्होंने कि कम से कम आज के डेट में राजनीति में शुद्धिकरण की भावना उत्पन्न हुई यूथ में, विचार बीजेपी के यूथ के हो या कांग्रेस के हो या जेडीयू के हो, एक नई सोच को जन्म दिया कि अब आने वाली जो नस्लें होंगी वो जो राजनीति में आए तो चरित्रवान होने चाहिए। एक तो मैसेज गया, चाहे उसको अब दो तरह से देखिए कि बीजेपी वाले कहा कि पगड़ी उछाल दिया, प्रधानमंत्री का कद घटा दिया, उनका कुछ वैल्यू नहीं है, फिर उनकी तारीफ भी करते हैं, वो अलग अलग अपने अपने नजरिए से लोग कर रहा है। लेकिन मैं जहां तक कहता हूं ठीक है, ये वन मैन शो पार्टी वहां कांग्रेस में है। बीजेपी में प्रॉब्लम क्या है कि वहां एक अनार 100 बीमार है और कांग्रेस में ज्यादा सवाल है कि अगर जिसको फैसला करेगी उसको बनेगा। तो कम से कम इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो मैं कांग्रेस को बेटर मानता हूं। अजय जी, ये लगातार ये बात जैसे कि चिदम्बरम साहब ने भी कही और उन्होंने एक बात और कही कि मुझे नहीं लगता कि मोदी छवि, आकर्षण और स्वीकार्यता के मामले में वाजपेयी से बड़े हैं। तो अब क्या आपको लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आने वाले दिनों में बनने वाला है? जैसे उन्होंने कहा जनता भूली नहीं, क्या वाकई जनता भूली नहीं है जैसा चिदम्बरम जी कह रहे हैं? नहीं, इसमें देखिए मैं दो बातें कहना चाहूंगा। अग्रवाल साहब, मैं 2 मिनट आपके पास आ रहा हूं, 2 मिनट। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। जो व्यक्ति बयान दे रहा है वो खुद कागज का शेर है, उसको इस देश की वास्तविकताओं का खुद ही भान नहीं है। तो ये 2 लोग आपस में आत्ममुग्धता की दुनिया में खोए हुए हैं। और जहां तक वाजपेयी जी से मोदी की तुलना की है, उसमें मुझे बोलने की क्या जरूरत है? वो फैक्ट्स बोलता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो फैक्ट्स बोलता है। और मैं 2 ही बात कहना चाहूंगा कि एनडीए जिसको ये कह रहे हैं वो 14 दलों का गठबंधन होता था, आज उसमें 2 रह गए। तो पहला फैक्ट, कैसा गठबंधन, कैसा एनडीए। और वाजपेयी जी भाजपा की चॉइस नहीं थे, वाजपेयी जी एनडीए की चॉइस थे। और मोदी भाजपा की चॉइस हैं और इस शर्त पे चॉइस हैं कि इनके गठबंधन ये छोड़ के भाग। लोग तो मोदी के नाम पे जुड़ ही रहे हैं, येदियुरप्पा भी कह रहे हैं ये अभी छोड़ रहे हैं। ये जो थे उनको तो आप संभाल नहीं सके, वो तो भाग गए। शाम सवेरे चैनलों पे दुहाई देते थे कि हम नहीं बदलेंगे सनम, हम नहीं बदलेंगे सनम, हर शाम मिला करेंगे, क्या अब तुम्हारे शहर में शाम नहीं होती? और जब टूटा गठबंधन तो किस सवाल पे टूटा? इसी सवाल पे कि आप तय हो गए। ये अभी कह रहे थे कि कांग्रेस रिमोट कंट्रोल से 10 जनपद से चलती है। तो मुझे बता दीजिए, मोदी जी को नेता बनवाने के लिए कौन लोग और कहां से आए थे? और एक लोकतांत्रिक पार्टी का नेता कौन सा संगठन तय करता है, यह जनता ने देखा है, यह सबने देखा है। ठीक है, तो आप कहां से इसका ले लेते हैं? अग्रवाल जी जरा जवाब देना चाहेंगे? बहुत सारी बातें यहां पर हैं, चूंकि बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में और बहुत सारी चीजों पे चिदम्बरम जी बोले हैं और अब उन्होंने बीच में वाजपेयी जी को भी डाला है।
अग्रवाल जी, ऐसा है जी, एक तो किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वाजपेयी जी की तुलना मोदी जी से नहीं की जा सकती। वाजपेयी जी सबसे वरिष्ठतम नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले थे। उनकी तुलना मोदी जी से नहीं की जा सकती। आज वाजपेयी जी अपने स्वास्थ्य के चलते प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, तो इसलिए वो बात वहीं खत्म हो जाती है। आज मोदी जी के लिए पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। आज उनके पीछे देश की सारी जनता खड़ी है। आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो हम मोदी जी के बारे में बात करेंगे। तो मोदी जी की जो छवि है, मोदी जी ने जो अपनी छवि बनाई है अपने कर्मों से बनाई है। अब उन्होंने डिलीवर किया है। कुछ लोग भूल गए हैं 2002, आपको भी लगता है पूरी तरह से? चलिए, फिर लगता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट से जुड़ नहीं पा रहे हैं, जुड़ेंगे तब उनसे बात करेंगे। पर सत्या बहन जी, अगर मैं आप ही से पूछूं, ये बात जो सब ठीक है, आप लगातार कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर आपने ये बात कही है, अभी जो अध्यादेश वाला पूरा मसला हुआ, क्या आपको लगता है इस तरह के जब बयान आते हैं तो एक और संकेत नहीं जाता पार्टी के बाहर से या पार्टी के अंदर से दूसरे लोगों के पास में कि अभी भी कहीं ना कहीं वैचारिक तौर पर या एक पटल पर रह करके बयान नहीं दिए जा रहे हैं, जैसा राहुल गांधी कहते थे? देखिए, राहुल गांधी जी ने कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं कही है कि जो जनता के खिलाफ हो या जन भावनाओं के खिलाफ हो। जहां तक तो पार्टी में नसीहत दी है उन्होंने कि अब नरेंद्र मोदी पे बात करें तो बहुत सोच समझ के, और एक बयान होना, जब अर्जुन मोढवाडिया का मैंने आपको बता दिया शुरुआत में, वो तो कहते हैं कि दिल्ली में बैठे अपने आप ही के जो नेताओं पे वो सब सवाल खड़े करने के, दिल्ली में बैठे लोगों को तो आंकड़ों का पता नहीं है। देखिए, ऐसा है कि राहुल जी चाहते हैं, आपके लिए भी तो गंभीर स्थिति है, आपका भी कुनबा कम हो रहा है। नहीं, हमारा कुनबा कोई कम नहीं हो रहा। हमारा आपके पास भी नहीं है, बाहर से सरकार आपको सपोर्ट मिला हुआ है। देखिए, हम बाहर से तो ये बात अलग है कि आप सीबीआई की राहत हर जगह से मिल रही है, अलग सवाल है। बिल्कुल नहीं, सीबीआई पर अगर ये करते तो बहुत सारे कांग्रेस के नेता भी है, देखिए, जिन पर सीबीआई ने सवाल उठाए हैं। ये बात बिल्कुल कहना गलत है कि सीबीआई नहीं, पर ये संकेत क्या कह रहा है जो बार बार इस तरह से जाता है, जो कहा जा रहा है? अब ये तो कोई नहीं मानता चिदम्बरम को छोड़ के कि अर्बन जो यूथ है वो जुड़े हुए हैं, ये तो चिदम्बरम साहब का ही मानना है, पर ये संकेत नहीं जा रहे बार। देखिए, संकेत की बात मैं कहती हूँ कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर ज्यादा चर्चा करके अपना समय खराब करने की बात है। हमें जनता के पे पूरा ध्यान देना चाहिए, देश पे पूरा ध्यान देना चाहिए, अपनी पार्टी के जो हमारी नीतियां हैं, हमारे सिद्धांत है, उस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं अजय जी, क्या ये जो कह रहे हैं बिल्कुल आपको लगता है कि चिदम्बरम अगर कोई बात कह रहे हैं, चिदम्बरम से ये भी पूछा गया कि प्रधानमंत्री पद के आप भी दावेदार हैं क्या, आपको लगता है? तो उन्होंने ये कह दिया था कि ये तो आप में जिन लोगों का नाम आप जिक्र कर रहे हैं उन्हीं से पूछ लीजिए जाकर के। उनका जो इशारा था वो शायद सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ था। देखिए, मैं यहाँ पे दो बातें कांग्रेस के लिए कहना चाहूंगा कि पिछले पूरे 5 साल मैं जहां भी अपने लेखन में या टीवी चैनल्स विवादों में जहां भी गया, मैंने यह कहते हुए बिताए हैं कि अगर इस देश में कांग्रेस राज कर रही है तो ये उसका मेरिट नहीं है, ये भाजपा की कमी। जितने भ्रष्टाचार, जितना मिसमैनेजमेंट और सारा कुछ जो हुआ, वो उसके बाद भी अगर भाजपा कांग्रेस को रिप्लेस नहीं कर पाई तो ये कांग्रेस की शक्ति नहीं, भाजपा की अपनी आंतरिक मजबूरियां और उसकी कमी रही एज ए प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी ऑफ द नेशन, एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते। आज कांग्रेस के संदर्भ में मैं उल्टा कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस सत्ता से बाहर जाती है तो वह भाजपा की शक्ति के कारण नहीं जाएगी, बल्कि अपनी गलतियों के कारण, अपना घर ठीक नहीं रख कर पाने के कारण। मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा, मैंने दावे के साथ हिमाचल चुनाव से पहले जब बड़े बड़े दावे भाजपा के भी दिग्गज कर रहे थे, मैंने स्पष्ट एक चैनल पे कहा था कि वहां पे कांग्रेस सरकार बनाएगी और मेरे ऊपर कांग्रेस समर्थक होने का आरोप भी लगा था। तो मैंने उसके जवाब में यही कहा था कि आप परिणाम देख लें फिर बात करें। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जब वहां पे एक सही व्यक्ति का चयन करके हिमाचल भेज दिया तो उन्होंने हिमाचल फतह कर लिया। उसी तरह से आज मध्य प्रदेश में अगर आज कांग्रेस तय कर ले और उसकी अपनी भीतरघात की लड़ाई समाप्त हो जाए तो भाजपा के लिए मध्य प्रदेश वापस जीतना नामुमकिन है। तो बात मैं वापस कंक्लूड वहीं पे करता हूं कि अगर भाजपा अच्छे मतों से आगे बढ़ती है तो अपनी शक्ति के कारण कम, कांग्रेस की गलतियों से वह ज्यादा प्रोत्साहित होगी। आज भले मोदी जी प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए और भाजपा ने उनको प्रोजेक्ट भी कर दिया, लेकिन मैं जरा आपको पीछे ले जाऊं। जब मोदी जी बड़े संघर्षरत थे,
बैकडोर से, साइड डोर से कि मुझे तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाओ, लेकिन भाजपा में हिम्मत नहीं थी। उसने बहुत लंबा टाइम लिया, अपने नेताओं को मनाया और उनको बनाया। उस समय भी शायद मोदी जी का जो जितना पीआर कैंपेन है और जितनी एजेंसीज काम कर रही हैं और जो फंड की व्यवस्था है, उसने वो प्रसिद्धि नहीं दी, वो कांग्रेस के नेताओं ने दी। तो हो सकता है, मैं इस चैनल पे बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि कांग्रेस के कुछ नेता मोदी जी के पेरोल पे। चलिए सत्या बहन जी कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैं तो नहीं समझती कि इस तरह का कोई जो आरोप लगा रहे हैं इसमें कोई सत्यता है। इसमें कोई सत्यता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां भाजपा की या कांग्रेस की निष्क्रियता पे या कांग्रेस की बुराइयों पर, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो चाहे कोई हो, इस मामले में ये कहना, मैं समझती हूँ भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी सिर से पैर तक डूबी हुई है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सरेआम रिश्वत लेते पकड़े गए थे। कई बार चैनलों में इन्होंने कहा कि आरोप लगे। मैं कहती हूँ आरोप नहीं लगे, वो सिद्ध हो चुके, कोर्ट से डिसीजन हो चुका। दूसरी बात ये, उसी गुजरात में लोकायुक्त नहीं बनने दे रहे, लोकपाल की बात करते हैं, जन लोकपाल की बात करते हैं, चिल्लाते हैं। अभी भी मंत्री बने हुए हैं गुजरात के। हाँ बिल्कुल। और एक ऐसे व्यक्ति को जो जमानत पे छूटा हुआ व्यक्ति है, उसको उत्तर प्रदेश भेजा है। क्यों? इसलिए ये सारे कम्युनल जो सेंटीमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए इनके पास कोई भी ऐसा रचनात्मक मुद्दा नहीं है, रचनात्मक काम नहीं है जो दिखाने के लिए हो। केवल ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर, और देश की जनता कभी ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होने देगी। अग्रवाल जी, ये जो बातें लगातार हैं, अब इसको आपको क्या लगता है? आप कहते हैं आप लगातार कुनबे की बात हो रही, तो वो हम भी जान रहे हैं, और कमोबेश स्थिति कहीं ना कहीं यूपीए की भी है, वो माने चाहे ना माने। आपके यहाँ भी कुनबा आपका कम हुआ है, बढ़ेगा कि नहीं वो एक अलग बात है। पर ये सब बातें जब हम देखते हैं तो हमें चिदम्बरम की साहब की बात गलत नहीं लगती है। कहां लगती है? अगर वो ये बात कहते कि अतिशयोक्ति है कि भाई ये बात कहना कि जिस तरह से डेवलपमेंट की बात हो या तमाम तरह की बात हो, इसको लेकर के नहीं लगता आपको उनके ट्रैक रिकॉर्ड की बातें बार बार निकाली जाती हैं? कहते कि 2002 अभी भूले नहीं है, तो ज्वलंत बार बार 2002 किया जा रहा है, क्या ये भी डर आपको दिखता है? देखिए, मैं आपको बार बार मैं कहना चाहूंगा 2002 केवल कांग्रेस ने डर बना रखा है। कांग्रेस बार बार 2002 कह रही है। आज गुजरात का मुस्लिम वर्ग भी, अल्पसंख्यक वर्ग भी, अभी पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया उन्होंने, जिस प्रकार से सब जगह 80% सीटें जीत के आए, और वहां का मुस्लिम समाज भी कह रहा है कि 2002 का बाद जो जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, आज वो व्यक्तिगत रूप से आज वो कितने सुखी है, आज वो कितना उनका विकास हुआ है, आज वो कितने अपने व्यापार में, अपने धंधे में उन्होंने अपने विकास किया है। आज वो जो उस 2002 में जो उनकी स्थिति थी और आज जो स्थिति है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल गुजरात ही नहीं, आज पूरे देश का मुसलमान भी उठ के सोच रहा है कि शायद कि आपकी बार मोदी जी को मौका दो। ये वास्तविकता है। ये भारत का हर व्यक्ति अब की बार ये कह रहा है कि कांग्रेस से पीछे छोड़ो और नरेंद्र मोदी को मौका दो। अफजल अब्बास साहब आपको जवाब दे रहे हैं। अजवाल साहब, मैं आपसे पूछा था, ठीक गुजरात 2000 दंगा वो उससे बात नहीं है, खत्म हो गया, आप मान लिया मैंने। लेकिन आप बताएं कि जब मुसलमानों के वोट की बात आप करें, उम्मीद लगा बैठे हुए, आप हिंदुस्तान का मुसलमान बीजेपी को वोट दे देगा, हो सकता है कि आपके कहने पर दे दे, आपकी वाणी में इतनी ताकत है। गुजरात आपके मुजफ्फरनगर में दंगा, वो मोदी साहब जो एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं आपकी नजर में, क्या मुजफ्फरनगर के दंगे पे एक भी शब्द, एक भी सेंटेंस, एक भी बयान उनका नहीं है? क्या मुजफ्फरनगर के मुसलमान या हिंदू जो मारे गए, जिस कारण से मारे गए, वो अलग पहलू है, लेकिन कम से कम उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं है, या फिर मुसलमानों के वोट की बात करेंगे, मुसलमान वोट दे देगा? मैं एक बात और जोड़ दूं अग्रवाल साहब के लिए, मैं एक बात जोड़ दूं, सेंसिटिव मुद्दा है वो। हाँ, तभी तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। बोलना चाहिए था। मुजफ्फरनगर भाई आप 2002 की बात हटा दीजिए, अभी जो हुआ आप ही बोले कि देश का मुसलमान वोट देगा, वहां 44 मुसलमान मारे गए, कितने हिंदू मारे गए, जिस कारण से हो, कम से कम मोदी जी को तो जब नेतृत्व करना है देश का, तो कम से कम उनको तो एक सेंटेंस तो बोलना चाहिए था ना। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। कोई भी अभी मुजफ्फरनगर का दंगा खत्म नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, अच्छी बात इसी दौरान बयान देते हैं। और ऐसे और नहीं, ऐसे में सुनिए, ऐसे में कोई भी इतनी सेंसिटिव मामले में मोदी जी का बोलना क्या आपको लगता है कि उचित रहेगा? किसी भी नेता का बोलना, वो सच्चा नेता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। देश का मुसलमान मारा जाए या हिंदू मारा जाए, ब्लड इंसान का खून एक रंग एक ही होता है, चाहे हिंदू मार जाए मुसलमान मार जाए, नेता वही होता है कि जो हर पहलू को बोले, सिर्फ ये नहीं वोट लेने की बात करे, चाहे कांग्रेस के लोग हो या बीजेपी के लोग हो या जेडीयू के लोग हो।
अगर वहां पे मुसलमान या हिंदू का कत्लेआम इंसानियत का खून बहा था, कम से कम इस नाते इंसानियत के नाते बोलना चाहिए। मैं ये वहाँ मुस्लिम ही नहीं मरा है, वहाँ पे मैं तो बोल रहा हूँ, आपसे पहले बोल रहा हूँ, नाकामी है। मैं तो ये तो कह रहा हिंदू मुसलमान दोनों की बात करें, इंसानियत का खून बहा है, कम से कम बोलना तो चाहिए उनका ना। हाँ बिल्कुल खून बहा है। आज तक मुलायम सिंह यादव नहीं गए मुजफ्फरनगर में, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समाजवादी का पक्षधर नहीं हूं। आपसे सवाल करो, आप राष्ट्रीय नेता और प्रधानमंत्री वहां पे अग्रवाल साहब मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा आप राष्ट्रीय नेता और प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हो। आपने कहा कि मुसलमान वोट देगा, जब वहां पे हिंदू मुसलमान आपस में लड़के मर रहे हैं या मरवाया जा रहा है या कटवाया जा रहा है, जिसकी भी साजिश हो उस पहलू में मैं जानना चाहता। जब एक दो समुदाय के लोग आपस से मर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री बनाने की आप लालसा पर इनको रखे हुए मोदी साहब को, तो क्या एक सेंटेंस मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर क्या एक सेंटेंस को बोलना नहीं चाहिए था? मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि संवेदनशील मुद्दा है, वहां मोदी जी का जाने का क्या जाने की बात सेंटेंस की बात कर रहा हूं। आप तो प्रधानमंत्री को काउंटर करने के लिए अलग एक ही दिन और संवेदनशील तो असम भी था, आसाम भी था, मुसलमान दोनों बराबर की संख्या मरे वहां पे, दोनों बराबर इंसानियत का खून बहा है। मजहब से मत देखिए, हमने कहा इंसान, मैंने पहले कहा कि इंसानियत का खून बहा गया। सरकार की नाकामी का बहुत बड़ा मैं मान रहा हूँ, सबूत है। सारी दुनिया के लोग करें कि सपा की नाकामी है, मैं या मिली भगत लोग करें, उससे बात नहीं मुझे। मैं कह रहा हूं कि जिसको आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, देश का नेता बनाने, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि गुजरात में 25% मुसलमानों ने वोट दिया बीजेपी को और देश फिर देगा, तब 172 272 सीट आ जाएगी। तो जहां मुसलमान और हिंदू मारे जा रहे हैं, एक नेता मतलब बोलना चाहिए था कि नहीं। मैं ये आदमी क्या, उसमें आदमी क्या बयान दे सकता है? जहां हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर की संख्या में जहां सरकार की नाकामी के मतलब ये क्या वहां पे नहीं गोयल साहब देखिए, ये इंसानियत और ये मानवता की बात हम कर रहे हैं, मैं पार्टी से हट की बात कर रहा हूँ। इंसानियत के नाते पे हर भारतीय का फर्ज बनता है राइट टू बोले वो। अजय जी एक चीज में, अजय जी सीनियर पत्रकार है, ठीक है सत्या बहन जी, आप भी कह रही हैं बात, और एक चीज यहाँ ये भी देखनी हमें होगी कि राहुल गांधी भी वहां पर गए थे पर बोले कुछ वो भी नहीं है। तो देश का जो नेतृत्व है जिसकी ओर हम बात कर रहे हैं, और जैसा कि चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि मिस्टर राहुल गांधी, and I am on record saying that the time has come for the torch to be passed on to the new and young generation। अगर वो ये ऐसा कह रहे हैं और वो भी नहीं बोल रहे हैं, तो सर कैसे हम देख रहे हैं भारतीय राजनीति को? अजय जी देखिए, प्रधानमंत्री एक मिनट अजय जी का मैं यहाँ पे पूछूंगा, फिर आपके पास में। नहीं देखिए, हम अगर अग्रवाल साहब की बात से सहमत भी हो जाएं कि संवेदनशील मुद्दा था, बयान नहीं दिया, मरहम लगाने का तो काम किया जाना चाहिए था। दंगे में इस देश के जो लोग बोले सामाजिक, आप उत्तराखंड में भूकंप होता है, आप हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाते हैं, तो वही एटीट्यूड जब आप देश के प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, तो वही एटीट्यूड मुजफ्फरनगर पे भी होना चाहिए था। आप शौचालय और देवालय की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स गुजरात से बाहर आते हिंदू पॉलिटिक्स में क्यों बदल जाता है, ये मेरा सवाल है। आप बिहार पहुंचते हैं तो अब बैकवर्ड हो जाते हैं। तो ये जो मापदंड है, ये देश को चलाने का और बड़े क्षेत्र में, जैसा कि अग्रवाल साहब कह रहे हैं, विश्व गुरु और विश्व शक्ति बनाने की तरफ तो इंगित नहीं करता हुआ नजर आता है। जहां तक आपने कांग्रेस और माननीय राहुल गांधी जी की बात की, मैं उनका कोई समर्थक नहीं हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि कांग्रेस अगर इस चुनाव में हारेगी तो अपने कर्मों से हारेगी। जो 2 पावर सेंटर्स उसने क्रिएट किया है, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि कांग्रेस ने फिलहाल इस वक्त उसका जो ग्राफ है, जो उसका जो रिकॉर्ड है, वो ज्यादा क्लीन है। अपने नेता रशीद मसूद को 4 साल के लिए भेज दिया, अपने साथी लालू को जाने दिया, और 2014 में बिहार जैसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक प्रदेश में उसने इसकी नहीं देखी। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस से निकाले हुए महात्मा गांधी, जिसकी दुआई कांग्रेस और मोदी जी भी देते हैं, उन्हीं के कंस्टिट्यूएंसी से उस विट्ठल भाई राडिया को, जिसको कांग्रेस से किन घटनाओं के कारण निकाला गया, भाजपा हाथों हाथ लेती है। अभी आपने कहा कि मंत्रिमंडल में एक सजायाफ्ता व्यक्ति, एक दोषी व्यक्ति उनके मंत्रिमंडल का सदस्य है। आपने कहा कि गुजरात के मुसलमानों ने आपको वोट दिया, बहुत अच्छी बात है।
देश का मुसलमान आपको वोट दे, लेकिन आपने कितने मुसलमानों को टिकट दी, आपने सत्ता में कितने मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित की, आपने अकाली दल जो इनका घटक दल है वो आज इस बात से नाराज है कि आपने सिखों को वहां से निकाल बाहर किया है। तो देश नफरत की राजनीति से, देश अलग करने की राजनीति से और बांटने की राजनीति से नहीं चलेगा। इस चुनाव में 2014 में दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नोटा का फैक्टर और भारतीय युवा, और मुझे लगता है कि वो दौर समाप्त हो चुका है। देश बहुत बहुत आशा बड़ी नजरों से अग्रवाल जी इसका जवाब आप देना चाहेंगे? देख रहा है। अग्रवाल साहब, देखिए ऐसा है, इसका जवाब ये, देखिए इसका जवाब ये है जी, आपने माना ये बात कि कांग्रेस के अंदर जो है, जो स्थितियां हैं, कांग्रेस बहुत बुरी दौर से निकल रही है, ये बात माना है आपने। आपने जो मोदी जी के बारे में कहा है, अभी जो सारी बात कही कि मुस्लिम जो समाज के बारे में बात कहा है कि देश का कितने टिकट दिए, कितने क्या किए, वो पार्टी अपना सोचते निर्णय करती है, जो पार्टी क्या तय करती है, और आने वाला वक्त बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में क्या निर्णय लेगी। लेकिन मैं बार बार फिर यही कहना चाहूंगा कि आज अब ये समय जो आ गया है, देश की जनता पूरी तरह भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है और महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, और इस प्रकार की जो चुनाव के मौके पर लाके जिस प्रकार की फूड बिल, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि यह फूड बिल जो हमको 2014 ही नहीं 2019 में भी विजय दिलवाएगा, आप इस प्रकार से भीख की तरह सामान देके किसी को वोट खरीदना चाहते हैं आप? अरे आपको 10 साल आपके पास सत्ता थी, आप 10 साल में इतना आत्मनिर्भर कर देना चाहिए व्यक्ति को। इस देश, ये देश वास्तव में सोने की चिड़िया है आज भी, और इस देश के व्यक्ति, हर व्यक्ति धनवान हो जाता है अगर ये ठीक तरीके से कार्य करते ही। मगर आपको पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे स्थितियां किस प्रकार की है, किस प्रकार के स्कैम चल रहे हैं, सब तरफ आंख मिचली गई पूरी तरीके से। और आज जो चिदम्बरम साहब अगर कह रहे हैं ये बात, भी तो हो रही है, दिल से कहीं ना कहीं वो बात दिल की बात जवाब पे आ गई है। ये मैं कहूंगा कि दिल की बात जवाब पे आ गई उनकी। नहीं, पर कार्रवाई भी तो हो रही है। रशीद मसूद साहब मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप राहुल गांधी जी को कितना कोस लीजिए, पर जो संकेत बाहर यही गया, आज अल्टीमेटली लालू जी जेल के अंदर है और मसूद साहब भी जेल में है। देखिए वो तो राष्ट्रपति जी ने मना कर दिया था अध्यादेश पे साइन करने को, सारा देश जानता है। राहुल जी ने उसको किस प्रकार क्रेडिट लेने का प्रयास किया, ये सारी देश जानता है। कैबिनेट ने जिस चीज को क्या नाम है अप्रूव किया, वो राहुल जी की बिना मर्जी के हो गया। राहुल जी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, पूरा कैबिनेट पूरा पार्टी में डिस्कस होने के बाद में कैबिनेट से बोलना चाहिए ना, जब राष्ट्रपति जी ने उस पर मोहर नहीं लगाई। आप आईपीएल पूरा हो जाता है, आईपीएल के घोटाले पे आप नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी जी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, हमने उनका एक बयान नहीं सुना। अब ये बात जो कह रहे कि मरहम लगाया होता, उस पर भी कोई बात नहीं सुनाई दे रही। तो चुप क्यों है वो जो नेता जो 2-2, 3-3 घंटे आप इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लगाने वाली बात पे मैं इसलिए कह रहा, ठीक है, चुनावी लगाने वाली बात पे फिर कह रहा हूँ, बहुत संवेदनशील मुद्दा है जो अभी चल रहा है। वहां पे मैं कल ही मुजफ्फरनगर होके आया हूँ, ये तर्क नहीं और आज भी वहां पे तनाव है बुरी तरीके से, ध्यान देने की जरूरत बुरी तरीके से तनाव है। गांव में तनाव बना हुआ है। ऐसे मौके पे किसी भी, तो क्या आपके किसी भी बड़े नेता को कोई बयान देना, तनाव बयान देना, किसी बड़े नेता का एक भी बयान का किस प्रकार से मतलब निकाला जाता है, किस प्रकार से उसका विश्लेषण करके लोग उसका निष्कर्ष निकालते हैं। सत्या बहन जी, क्या ये ठीक अभी चीजें देखिए, ऐसा है, पहले मैं कुछ बातों का आपका जवाब देना चाहूंगा संक्षेप में। बिल्कुल संक्षेप में कि अभी आपने ये कहा है कि विश्व का नेतृत्व करने की बात करी। विश्व का नेतृत्व तो कैसे करेंगे? अभी तो 2002 को आप कहते हैं कि भूल गए लोग, कैसे भूल गए? अभी तो उनको यूएसए से वीजा तक नहीं मिल रहा, उसके लिए सब लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, वो तक नहीं मिला, कैसे विश्व का नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, एक अभी आपने ये कहा था कि शीला जी तीसरी बार जीती, चौथी की तैयारी कर रही है, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री या घोषित कर रही है? तो इसका जवाब मैं आपको कहूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करती है, और लोकतांत्रिक एक तकाजा है कि जो विधायक जीत के आते हैं वही अपना नेता चुनते हैं। अग्रवाल जी जल्दी से अपनी बात अपना प्रधानमंत्री आपकी तरफ नहीं है। अग्रवाल जी संक्षेप में अपनी बात रख दीजिएगा, वक्त की कमी है मेरे पास। देखिए शीला दीक्षित के बारे में जो बात हुई, वो तो मुख्यमंत्री है ही, और अगर वो जीतती है तो मुख्यमंत्री पद की अपने आप से दावेदार है। ये प्रधानमंत्री पद की बात हो रही है। ये कहा जा रहा था कि शीला दीक्षित चूंकि 3 बार जीत चुकी है, ये भी स्पष्ट कर दिया था कि हमारी पार्टी में तो विधायक दल का नेता ही है, पार्लियामेंट के लोग भी प्रधानमंत्री। इस वक्त
इस वक्त मुद्दा नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री पद का चलिए है। वक्त ही तय इस करेगा वक्त और अभी भी मध्य वक्त प्रदेश यहाँ के ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री पास का है मुद्दा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। और कुल मिला के यहाँ पर एक सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का दौर भी हम देख रहे हैं और एक सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के अलावा एक व्यक्ति विशेष की ओर जो चीजें जैसी जा रही हैं, जैसा चिदंबरम साहब ने भी राहुल गांधी की ओर इशारा किया और उससे पहले मनमोहन सिंह भी राहुल गांधी की ओर इशारा कर रहे हैं, और इसके बाद बीजेपी के अंदर जिस तरह से सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का इस तरह से आ गया ना, तो ये भी एक तरह की नई राजनीति की ओर इशारा कर रहा है। पर ये इशारा कैसे असर दिखता है और उसका असर का फायदा किसको मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। आप देख रहे थे प्राइमेट। नमस्कार। तुलसी एक ऐसा पौधा जिसे हमारे देश में न सिर्फ पूजा जाता है बल्कि एक औषधि के रूप में भी तुलसी का हर घर में महत्वपूर्ण स्थान